लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आप सभी ने देखा पिछले दिनों कि भारत के कई नेशनल और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, कई विमेन रेसलर्स और कई पुरुष पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर महीनों सिर्फ इस बात के लिए धरने पर बैठे रहे कि जो भारत के कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष थे तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके बाद गिरफ्तारी तो नहीं हुई, किस तरीके से क्या घटनाक्रम हुआ ये सारी चीज़ें आपने देखी। फाइनली दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ धाराओं में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट दाखिल करने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा 18 जुलाई को यानी एक दिन पहले ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया गया था। तो एक दिन पहले ब्रजभूषण शरण सिंह कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद उनको वहाँ से कौन सी जमानत मिलती है, कैसे क्या होता है, किन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी पूरे मामले में बेल की हियरिंग के मामले में जो अभियोजन पक्ष होता है, प्रोसिक्यूशन साइड का अभियोजन पक्ष का क्या रोल रहा, आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि संपूर्ण मामला क्या है। आप सभी ने यह भी देखा टीवी के माध्यम से कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक ऐसी महिला पहलवान ने भी आरोप लगाया था जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, और 18 वर्ष से कम उम्र की किसी भी लड़की या महिला के साथ अगर किसी भी तरीके की यौन हिंसा की जाती है तो उसमें पॉक्सो एक्ट लगता है। तो पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ था, लेकिन बाद में फिर उस महिला पहलवान के द्वारा अपना बयान बदल दिया जाता है और पुलिस जब चार्जशीट लगाती है तो पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 हटा दी जाती है। और फाइनली पुलिस के द्वारा विवेचना के उपरांत जो चार्जशीट लगाई गई वो 354 इंडियन पेनल कोड, जिसमें महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप है, टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन। इसमें जो सजा है वो 1 से 5 साल तक की सजा है। दूसरी धारा 354 ए इंडियन पेनल कोड, यानी किसी भी महिला को यौन टिप्पणी करना, अश्लील कमेंट करना, जिसमें मैक्सिमम सजा 3 साल की है। इसके बाद 354 डी स्टॉकिंग, यानी पीछा करना किसी भी महिला का, इसमें जो सजा है वो भी अगर फर्स्ट टाइम कोई पीछा करता है तो 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, अगर सेकेंड टाइम ये अपराध करता है तो 5 साल की सजा है। इसके बाद 556 आपराधिक धमकी की भी धारा लगी थी। तो इस तरीके से ये 4 धाराओं में चार्जशीट भेजी गई थी। चार्जशीट पुलिस ने दिल्ली पुलिस के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई। फिर राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा 18 जुलाई को हाजिर होने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को सम्मन भेजा गया। कल यानी 18 जुलाई को ब्रजभूषण शरण सिंह जाते हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल करते हैं। रेगुलर बेल एप्लीकेशन दाखिल करते हैं और उसके साथ इंटरिम बेल एप्लीकेशन दाखिल करते हैं। तो अब देखते हैं कि इंटरिम बेल एप्लीकेशन की सुनवाई में और रेगुलर बेल एप्लीकेशन की सुनवाई में क्या बात हुई, फाइनली दोनों पक्षों के द्वारा क्या बहस की गई। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी पुलिस केस होते हैं, स्टेट केस जिनको बोलते हैं, जिनको एफआईआर के बाद से जो शुरू होते हैं, स्टेट केस की पैरवी के लिए स्टेट की तरफ से लोअर कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जिनको एपीओ बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, और सेशन कोर्ट में एडीजीसी होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल्स। उनका काम होता है सरकार की तरफ से अपनी बात रखना। कोई अपराधी, कोई क्रिमिनल या कोई आरोपी जब बेल मांगने के लिए आता है तो उस बेल का अपोज करना और उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की गंभीरता को न्यायालय को बताना। इस मामले में रेगुलर बेल और इंटरिम बेल एप्लीकेशन ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा दी जाती है, और उस बेल एप्लीकेशन पे जो राउज एवेन्यू कोर्ट के जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे हरजीत सिंह जसपाल, इनके द्वारा एपीओ की यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की रिपोर्ट मांगी जाती है। तो चौंकाने वाली जो बात यह है और आश्चर्यजनक बात है कि जो सरकारी वकील होते हैं, अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, उनके द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह की
इंटरिम बेल का कोई एतराज नहीं किया जाता है और यह कहा जाता है कि हमने ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है, हम आप पर छोड़ते हैं। बस इसकी वजह से गवाही प्रभावित नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं अपनी इंटायर एडवोकेसी में ये पहली बार देख रहा हूँ कि किसी एपीओ के द्वारा, अभियोजन पक्ष के द्वारा किसी क्रिमिनल की, किसी आरोपी की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करते हुए यह कहा जाए कि हमें विरोध नहीं करना, हम आप पर छोड़ते हैं, बस इसकी वजह से गवाही प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अभियोजन पक्ष इंटरिम बेल का ऑब्जेक्शन नहीं करते, किसी भी तरीके का विरोध नहीं करते हैं। फाइनली जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी, राजीव बेनी कोर्ट के मजिस्ट्रेट की, उसके द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की इंटरिम बेल दी जाती है और इंटरिम बेल देने के बाद रेगुलर बेल एप्लीकेशन पे 2 दिन की डेट लगाई दी जाती है, यानी थर्सडे की डेट लगा दी जाती है। कल उस पर सुनवाई होगी। 18 जुलाई को हाजिर हुए थे और यह आदेश हुआ था और उसमें 20 जुलाई डेट लगाई गई। तो साथियों, फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की भूमिका भी निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पक्ष रखा जाना चाहिए था कोर्ट में, वो पक्ष नहीं रखा गया। और फाइनली बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है। वो शान से न्यायालय में जाते हैं, सरेंडर करते हैं और अंतरिम जमानत लेकर के वापस चले जाते हैं। दोस्तों, 2 दिन बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की रेगुलर बेल पे सुनवाई होनी है राजीव बेनी कोर्ट में। आपको क्या लगता है कि रेगुलर बेल मिल जाएगी या मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहा करें, जिससे कि महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।